ये लड़की शापित है। जो भी लड़का उसके करीब आता किसी न किसी अजीब एक्सीडेंट में मारा जाता। धीरे धीरे लोग उसे विच कहने लगे और लोग बचपन से ही उससे दूर रहने लगे। बचपन से ही मी के आसपास अजीब घटनाएं होती रहती। एक बार एक लड़के ने मजाक मजाक में उसे प्रपोज किया, लेकिन वो अचानक मैन होल में गिर गया। एक और लड़के ने व्हाइट डे पर उसे कैंडी दी, लेकिन घर लौटते समय उसे कार ने टक्कर मार दी। शुरू में मी ने सोचा कि ये सब कोइंसिडेंट है, लेकिन हाई स्कूल में जब उसके सीनियर का कोरिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तो उसने खुशी खुशी मी को अपने स्टडी नोट दे दिए और कहा कि वो कॉलेज में उसका इंतजार करेगा। लेकिन उसी समय वो अचानक जमीन पर गिर गया और उसका शरीर कांपने लगा। मी ने बताया शायद उसे हॉर्नेट ने डंक मारा है। दूसरे लड़के उसे हॉस्पिटल ले गए। बाद में सीनियर सियोल चला गया और मी उसे फिर कभी नहीं देख पाई। जल्दी ही ये रूमर फैल गए कि सीनियर को मी की वजह से चोट लगी। फिर एक लड़के ने चुगली करने वाले लड़कियों को चुप कराया और मी को दूध की बोतल दी। लेकिन इन सब रूमर की वजह से मी को भी बहुत बुरा लगा था। दरअसल मी की माँ की मौत उसे जन्म देते समय हुई थी। उसका बर्थडे और उसकी माँ की डेथ एनिवर्सरी एक ही दिन थे। अब उसे गिल्ट ना हो इसीलिए उसके पिता बस उसका बर्थडे मनाते और गिफ्ट की बजाय उसे कैश देते ताकि वो अपने फ्रेंड्स को ट्रीट दे सके। तब मी अपने पिता को परेशानी से बचाने के लिए उनसे झूठ बोलती कि उसके फ्रेंड्स है, लेकिन शाह फिर भी नहीं रुका। एक दिन क्लास के पूरे 12 लड़कों को फूड पॉइजनिंग हो गई, जबकि लड़कियां बिल्कुल ठीक थी। फिर सभी लड़कियां शक भरी नजरों से मी को देखने लगी। यहाँ तक कि अब खुद मी को भी लगने लगा था कि स्कूल में एक्सीडेंट ज्यादा होने लगे हैं और उसमें ज्यादातर लड़के ही घायल होते हैं। एक बार मी बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी, तभी एक लड़के ने उसे घर छोड़ने का ऑफर दिया। रास्ते में उसने घबराते हुए अपनी फीलिंग बताई। तभी वहाँ से एक बस गुजरी और उन पर पानी उछलते उछलते बचा। तब मी को अचानक अपना कर्ज याद आया, लेकिन मी के कुछ बोलने से पहले ही वो लड़का शर्माकर भाग गया। लेकिन कुछ ही देर बाद आसमान में जोरदार बिजली चमकी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वही लड़का बिजली गिरने से मारा गया था। पूरे स्कूल ने उसका मेमोरियल किया। मी को बहुत गिल्ट हो रहा था। उसने सोचा काश वो उससे कभी मिला ना होता तो आज जिंदा होता। लेकिन दूर खड़ा ली नाम का लड़का उसे देख रहा था। बस ली ने ही मी की आंखों में आंसू देखे थे। फिर क्लासमेट ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। सबको लग रहा था कि हर एक्सीडेंट मी से जुड़ा है, क्योंकि जो भी लड़का मी के करीब जाता है उसके साथ कुछ बुरा जरूर होता है। मतलब वो सच में शापित है। उन्होंने उसे विच तक कहना शुरू कर दिया, लेकिन ली ने कहा बस एक तरफा देखकर हम पूरी सच्चाई नहीं जान सकते। उसके मुताबिक एक्सीडेंट के समय मी वही मौजूद थी। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्सीडेंट मी की वजह से ही हुए है। कुछ समय बाद स्कूल पिकनिक पर ली को फोटो लेने का काम मिला था। उसने कैमरा से देखा कि मी अकेले बैठकर किताब पढ़ रही है। तब ली ने चुपके से उसकी फोटोज ले लिए। लंच के समय एक लड़के ने मी को ड्रिंक दी, लेकिन वो लड़का उसे प्रपोज न कर दे ये सोचकर मी घबरा कर वहाँ से भाग गई। फिर भी उस लड़के को बहुत सीरियस चोट लगी और वो हॉस्पिटल पहुँच गया। ट्रिप के बाद जब ली ने फोटो डेवलप किए तो उसमें मी की उदास फोटो देखी। अगले दिन वो घायल लड़का दुश्मनी लेकर आया और मी को ब्लेम किया कि मी की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसने अपने दोस्तों को भी मी से दूर रहने को कहा। धीरे धीरे मी और चुप रहने लगी और लोगों से मिलने से डरने लगी। फिर एक दिन ली ने देखा कि वो हमेशा अकेले और धूप में एक बेंच पर बैठकर लंच करती है। तब उसे याद आया कि उसकी माँ पीटीए की प्रेसिडेंट है। फिर अपनी माँ के स्टोर में उनकी तारीफ करने के बाद उसने माँ से कहा कि वेयर हाउस के सामने सनशेड लगा दे। उसने रीजन दिया कि सॉकर खेलने के बाद धूप में बैठने से स्किन कैंसर हो सकता है। ऐसा बहाना बनाने पर उसकी माँ ने ली की पिटाई भी की, लेकिन आखिर में मान गई। फिर अगली बार जब उसने देखा कि मी आराम से शेड की छाया में लंच कर रही है तब उसे बहुत खुशी हुई। लेकिन फिर भी स्कूल में छोटे बड़े एक्सीडेंट होते रहे और हर बार वही लड़का शिकार होता जिसने मी से बात की हो। फिर रूमर तेज हो गए और सभी लड़के मी से दूर रहने लगे। सियो नाम की लड़की ने यहाँ तक बोल दिया कि उसकी माँ चाइल्ड बर्थ में मरी थी और इसीलिए मी एक शापित विच है। रात में मी सबसे ज्यादा शांत महसूस करती थी। एक रात उसके पिता ने उसे अकेले पढ़ते हुए देखकर कहा कि वो उसे ट्यूशन भेज सकते हैं, लेकिन मी ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा कि उसे ट्यूशन की जरूरत नहीं, वो ट्यूशन के बिना ही अच्छे ग्रेड ला सकती है। लेकिन वो समझ गए थे कि मी परेशान है, लेकिन मी ने उन्हें यकीन दिलाया कि सब कुछ ठीक है। अगले कुछ दिनों तक मी शांति से स्कूल आती और किसी से बात किए बिना चुपचाप चली जाती। लेकिन एक लड़का मी से बात करता है और उसे कंफर्ट देते हुए कहता है कि उसके साथ गलत सुलूक किया जा रहा है और जो कुछ भी हुआ वो सब एक्सीडेंट है जिसमें मी की कोई गलती नहीं। लेकिन कुछ लड़कियों ने उसे मी से बात करते हुए देख लिया। तब मी उसे इग्नोर करके चली गई, लेकिन वो लड़का उसके पीछे आया और अपनी फीलिंग कन्फेस कर दी। तभी मी ने देखा
सामने बिजली के खंबे पर हाई वोल्टेज बॉक्स का वायर टूट रहा है। जब तक वो लड़के को वार्न कर पाती वो लड़का आगे बढ़ गया और तभी वो करंट की तार टूटी और उस लड़के को करंट लग गया। एक और ट्रेजेडी हो गई। अब उस लड़के के मरने से सबको यकीन हो गया कि मी विच है और उससे दूर रहना ही बेहतर है। लेकिन बस ली ही था जिसे समझ में आया कि मी भी बहुत दुखी है। उसके बेंच पर भी गालियां लिख दी गई थी। तब वो समझ गई कि अब स्कूल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। जाने से पहले उसे कुछ महसूस हुआ और उसने पलट कर देखा तो ली उसे जेंटल नजरों से देख रहा था। फिर ली ब्रेक का इंतजार करने लगा ताकि उससे जाकर कह सके हाय आई एम ली। लेकिन मी वापस कभी स्कूल नहीं आई। उसके पिता मिस्टर पार्क गुस्से में थे कि उसने बिना पूछे स्कूल छोड़ दिया। लेकिन मी ने कुछ नहीं कहा और ब्लैंकेट में छुपकर रोती रही। अब सच्चाई जानने के लिए मिस्टर पार्क उसके क्लासमेट सीओ से मिलने गए। सीओ ने उन्हें सब कुछ बताया। तब मिस्टर पार्क को मी का दर्द समझ में आया। फिर नम आंखों से उन्होंने मी का बैग और लंच बॉक्स लिया जो स्कूल में ही रखा था। लेकिन बाहर निकलने पर उन्होंने देखा कि ली मी के बेंच पर लिखी गालियां साफ कर रहा है। ली ने कहा वो बाकियों की तरह रूमर्स पर भरोसा नहीं करता और एक दिन वो प्रूफ करेगा कि मी विच नहीं है। तब मिस्टर पार्क ने उसके कंधे पर हाथ रखकर थैंक यू कहा। अब मी घर में बंद रहने लगी। उसके पिता उसे खाने का याद दिलाते। मी चाहती थी कि सब उसके बारे में भूल जाए। लेकिन गांव में रूमर जंगल की आग की तरह फैलते रहे। फिर एक दिन मिस्टर पार्क का एक आदमी से झगड़ा हो गया क्योंकि उस आदमी ने इल्जाम लगाया कि मी की वजह से उसके बेटे को चोट लगी। तब अपनी बेटी के बारे में ये सब सुनकर मिस्टर पार्क को बहुत गुस्सा आता है। उन्होंने सबको चेतावनी दी कि अगर झूठ फैलाया तो वो सब तहस नहस कर देंगे। लेकिन कुछ चुगली करने वाली औरतों ने मिसेस ओ को समझाया कि वो उनके बेटे ली को मी से दूर रखे। इस तरफ मी को इंसानों से ज्यादा जानवर पसंद थे। उसने अपने पिता से कैट फूड मांगा लेकिन उन्होंने कहा कि स्ट्रीट कैट अशुभ होती है। मी ने धीरे से कहा कि वो भी तो लोगों के लिए बैड लक लेकर आती है तो उसमें और उन कैट्स में क्या फर्क है। तब मिस्टर पार्क को समझ में आया कि उनकी बातों से मी को बुरा लगा है। इसीलिए वो ली की फैमिली स्टोर गए लेकिन वहाँ बस फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स मिलते थे। तब ली की माँ ने उन्हें अपने बेटे का कैट फूड फ्री में दे दिया लेकिन मिस्टर पार्क ने उसके पैसे दे दिए। जब मी को कैट फूड मिल गया तो उसके चेहरे पर पहली बार दिल से मुस्कान आई। तब उस समय उसके पिता को भी बहुत खुशी हुई। फिर जल्दी ही सीनियर ग्रेजुएट हो गए। ली की माँ ने मिंक कोट खरीदा और अपने बेटे के साथ फोटो खिंचवाए। लेकिन ली की नजर बस मी को ढूंढ रही थी इसीलिए वो मी के घर पहुंच गया। तब उसने चुपके से देखा कि सीओ ने ग्रेजुएशन गिफ्ट मी के दरवाजे पर रखा। वो उससे माफी मांगना चाहती थी लेकिन शर्मिंदगी में चुपचाप वहाँ से चली गई। फिर ली भी अपने फूल दरवाजे पर रखने गया लेकिन तभी दरवाजा खुलने पर वो डर कर भाग गया। तब मी ने उसे भागते हुए देख लिया। फिर उसने सीओ की एलुमनी बुक खोली। तब उसने देखा कि उसकी फोटो ग्रुप पिक्चर के बगल में लगी थी। शायद ये सीईओ का चुपचाप माफी मांगने का तरीका था। फिर मिस्टर पार्क ने अपनी बेटी को हिम्मत देते हुए कहा कि उसे आगे पढ़ना चाहिए। अगर वो क्वालिफिकेशन एग्जाम देगी तो उसे हाई स्कूल डिप्लोमा मिल जाएगा और वो कॉलेज जा सकेगी। उन्होंने वादा किया कि वो उसे सियोल लेकर जाएंगे इस दुख भरी जगह से बहुत दूर। लेकिन तभी उनके दांत में दर्द होने लगा। तब उन्होंने वादा किया कि सियोल जाकर सबसे पहले वो डेंटिस्ट को दिखाएंगे। अपने पिता के इंकरेज करने पर मी ने फिर से पढ़ाई शुरू की। फिर कुछ समय बाद आलू उगाने का मौसम आ गया। मी खेत में अपने पिता की मदद करने आई थी लेकिन तभी अचानक जमीन से जहरीला सांप निकला और उसके एंकल पर काट लिया। तब मिस्टर पार्क तुरंत मी के पास भाग कर आए लेकिन मी बेहोश हो गई। लेकिन कुछ समय बाद उसे होश आ गया लेकिन अब उसके पिता बगल में पड़े थे। तब मी को समझ में आया कि उसके पिता ने जहर चूस कर निकाला था लेकिन उनके दांत में पहले से प्रॉब्लम थी जिस वजह से जहर उनके खून में तेजी से फैल गया। तब मी मदद के लिए चिल्लाने लगी लेकिन मिस्टर पार्क ने उसे रोक दिया क्योंकि अगर लोग ये देखेंगे तो उनकी मौत के लिए भी मी को ही दोष देंगे। उन्होंने कहा कि मी वहाँ से भाग जाए। तभी वहाँ गांव के बाकी लोग भी आने लगे। अब उसके पिता शांति से जा सके इसीलिए उसने झूठ बोल दिया कि उन्हें किसी ने नहीं देखा। फिर कुछ ही देर बाद मी का एक लौता सहारा मतलब उसके पिता की मौत हो गई। वो अपनी बेटी के बाहों में चल बसे। अब लोग उसे विच कहने लगे जो अपने बाप को ही खा गई। फिर सब लोगों ने मिलकर उसे गांव से बाहर निकाल दिया। वही दूसरी तरफ कॉलेज में ली को इस बात की खबर नहीं थी। उसने तय कर लिया था कि वो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट चुनेगा और साबित करेगा कि मी विच नहीं है। कॉलेज में उसने एक लड़के किम को देखा जो कभी किसी से बात नहीं करता था। लोग कहते थे वो साइकोपैथ है लेकिन ली को उसमें मी की झलक दिखी। तब ली किम के पास गया और उससे दोस्ती करने की कोशिश की लेकिन किम बिना कुछ कहे ट्रे उठाकर चला गया। लेकिन ली ने हार नहीं मानी। एक शाम उसने किम को अपने पड़ोस के फार्म के आलू दिए। फिर उसे साथ में खाना खाने के लिए इन्वाइट किया। तब किम को
बहुत हैरानी हुई, क्योंकि जब वो किसी से बात नहीं करता था तो लोग खुद ही समझ जाते और उससे दूर रहने लगते। तब एक दिन ली ने उसे बताया कि किम उसे किसी की याद दिलाता है। उसने कहा कि पहले उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो मी के साथ खड़ा हो सके, लेकिन अब वो वही गलती दोहराना नहीं चाहता। फिर आखिरकार दोनों एक रेस्टोरेंट में गए। भले ही दोनों अलग अलग टेबल पर बैठे थे, लेकिन उनके बीच दोस्ती बढ़ने लगी। अब किम ली की डेली लाइफ के बारे में जानना चाहता था। तब ली ने बताया कि वो 3 पार्ट टाइम जॉब कर रहा है ताकि एक दोस्त के लिए टेक्स्ट बुक खरीद सके। लंच खत्म होते ही उसने यूनिफॉर्म पहना, क्योंकि वो उसी रेस्टोरेंट में जॉब करता है। धीरे धीरे दोनों करीबी दोस्त बन गए। फिर समर ब्रेक आने पर ली अपने होम टाउन लौटा। उसने अपने पुराने हाई स्कूल की फोटो देखी और मी की फोटो पर जाकर रुक गया। उसकी माँ ने फिर से गांव के रूमर छेड़े। उन्होंने बताया कि कुछ महीनों पहले स्कूल वाली वीच अपने बाप को खा गई। फिर लॉन्ड्री शॉप वाले का बेटा उससे मिलने गया था, लेकिन घर लौटते समय उस पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया। यहाँ तक कि मिसेस ओ भी मानने लगी थी कि मी बैड लक लाती है और मी से दूर रहना चाहिए। तब पहली बार ली अपनी माँ पर चिल्लाया। उसने स्टैटिस्टिक का सहारा लेकर कहा कि हर मिनट दुनिया में कोई न कोई मरता है या घायल होता है और ये सब बस एक कोइंसिडेंट है, इसके लिए मी को ब्लेम नहीं किया जा सकता। ये कहकर वो मी के घर जाने लगा, लेकिन उसकी माँ ने उसे रोककर बताया कि मी तो महीनों पहले ही गांव से जा चुकी है। महीनों पहले गांव वालों ने मिलकर मी को गांव से बाहर निकालने का फैसला किया था। अब उसका घर खाली पड़ा है। फिर ली मी के घर के दरवाजे पर बैठकर हारा हुआ महसूस करने लगा। उसने अपनी रिपोर्ट निकाली, जिससे वो साबित करना चाहता था कि मी विच नहीं है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तब अचानक हवा चली और उसके सारे पेपर उड़ गए। उस पल उसे मी की बहुत याद आई, लेकिन वो समझ गया था कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती, खासकर प्यार का। फिर ली प्रोफेसर से मिलने गया। प्रोफेसर ने ली से पूछा कि उसने स्टैटिस्टिक क्यों चुना। वजह जानकर उसने ली की तारीफ की कि वो एक नेक दिल और जिद्दी इंसान है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उसकी रिपोर्ट शुरू से ही गलत थी, क्योंकि ली ने पहले ही मान लिया था कि मी विच नहीं है। और फिर उसने अपनी बात साबित करने के लिए स्टैटिस्टिक का सहारा लिया। प्रोफेसर ने कहा कि चेकलिस्ट के सारे सवाल ठीक से वेरीफाई करो, तभी साफ नतीजा आएगा। ली ने सलाह मानी और रैंडम इवेंट को अलग कर दिया। उसने बस एक ही सवाल पर ध्यान दिया कि सारे एक्सीडेंट में कॉमन फैक्टर क्या है। जब उसने हर इंसिडेंट को देखा तो पाया कि हर एक्सीडेंट के समय मी वहाँ मौजूद थी। अगर डेटा सही है तो बस एक ही पॉसिबिलिटी बची कि मी सच में विच है। ये देखकर ली बारिश में भीगते हुए फूट फूट कर रोने लगा। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आने लगा कि वो मी को बेकसूर साबित नहीं कर पाया। फिर समय बीतता गया और सभी ग्रेजुएट हो गए। प्रोफेसर के रिकमेंडेशन की वजह से ली डेटा माइनर बनकर सियोल चला गया। वही किम डिटेक्टिव बन गया। कुछ समय बाद ली को एक कसिनो का प्रोजेक्ट मिला। सिर्फ 5 सेकंड के ऑब्जर्वेशन में ही ली गेस्ट की उम्र, कमाई और आदतों का अंदाजा लगा लेता था। उसने एक 30 साल के ऑफिस वर्कर को देखा और अंदाजा लगा लिया कि वो स्मॉल सिटी में ऑफिस लीज करता है। उसके पास एक डोमेस्टिक मिड साइज कार है और वो सालाना करीब 42 मिलियन वॉन कमाता है। अब वही आदमी सारा पैसा हारने वाला था। ली के कहने पर वेटर ने उसे एक फैंसी रेस्टोरेंट का फ्री मील और होटल का वॉचर दिया ताकि वो कसिनो में बार बार वापस आए। मीटिंग में कुछ लोगों ने इस स्ट्रेटेजी का विरोध किया, लेकिन ली का मानना था कि अगर कस्टमर धीरे धीरे पैसे हारते रहे और बार बार आते रहे तो कंपनी को लॉन्ग रन में ज्यादा फायदा होगा। चेयरमैन उसकी स्ट्रेटेजी से काफी इम्प्रेस हुआ और उसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोचने लगा। वही दूसरी तरफ उस ऑफिस वर्कर ने अपनी कार बेच दी ताकि उन पैसों से और जुआ खेल सके। इस तरफ चेयरमैन ने गहरी सांस ली और कहा कि जिंदगी में बहुत सारे पड़ाव होते हैं। फिर उसने ली को अपना बिजनेस कार्ड दिया और उसे डिनर पर बुलाया। घर लौटते समय ली ने देखा कि उसकी कार का विंडशील्ड टूटा हुआ है। डैश कैम में सस्पेक्ट ने पहले उसका फोन नंबर चेक किया और फिर कांच तोड़ा। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि कोई उससे पर्सनल दुश्मनी रखता है। रिपोर्ट लिखते समय डिटेक्टिव को ली का काम समझ नहीं आया। तब ली ने उसे समझाया कि वो डेटा माइनर है, उसका काम वाज डेटा से इंफॉर्मेशन निकालना है। एग्जाम्पल के लिए पीछे 2 आदमी लड़ रहे थे। ली ने बताया कि वो दोनों भाई है। दोनों को बोतल के टॉप को साफ करने की आदत है। उनके कपड़ों पर एक जैसे पानी के धब्बे हैं और दोनों के कपड़ों पर सफेद बाल लगे हैं। तभी एक औरत व्हाइट पपी लेकर आई और पुलिस से माफी मांग कर अपने दोनों बेटों को घर लेकर गई। डिटेक्टिव को ली का काम काफी फैसिनेटिंग लगा और उसने वादा किया कि वो केस को ठीक से इन्वेस्टिगेट करेगा। उस रात ली को किम से मिलना था। तब किम ने कॉल पर कहा कि वो लेट हो जाएगा क्योंकि उसने एक डेंजरस क्रिमिनल को पकड़ा है। अब किम अपने काम पर ध्यान दे, इसीलिए ली ने झूठ बोल दिया कि वो किसी गैदरिंग में
है। मेट्रो से लौटते समय ली ने देखा कि एक ड्रंक आदमी एक औरत से इजहार कर रहा है। साइट प्रोफाइल देखकर उसे लगा कि वो मिन है। उसका शक सही था क्योंकि वो मिन ही थी, उसकी हाई स्कूल क्रश। लेकिन आज वो फिर से उससे बात करने से डर गया और चुपचाप उसका पीछा करने लगा। स्टेशन से निकलने के बाद दोनों एक सुनसान गली में पहुंचे। ली ने देखा कि मी स्ट्रीट कैट को खाना खिला रही है। तब ली पास ही में छिपकर खड़ा हो गया। मी खुद से बात करने लगी कि कैसे वो लोगों से मिले बिना शांति से जी सकती है। उसे ना तो जीने का तरीका पता था और ना ही गायब होने का। इतने सालों बाद भी मी की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। ली दूरी बनाकर उसका पीछा करता रहा। फिर मी एक घर में चली गई। तब ली ने सोचा कि उसका इतने सालों बाद मी से मिलने की जरूर कोई वजह होगी। फिर अगले दिन ली ने ऑनलाइन मेट्रो वाले ड्रंक आदमी का वीडियो देखा। उसमें दिखा कि मी के जाते ही अचानक उस आदमी के सीने में दर्द होने लगा और वो वही गिरकर मर गया। फिर ली ने किम से मुलाकात की और कहा कि क्या दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा बैड लक लाते हैं। जैसे वो किसी टीम को सपोर्ट करे तो वो हार जाए, मशीन चलाए तो वो टूट जाए, या दुकान जाए तो स्टॉक खत्म हो जाए। किम ने कहा कि ये सब कोइंसिडेंट है, लेकिन ली का मानना था कि कुदरत के कुछ अजीब नियम होते हैं जिनकी वजह से कुछ लोग सारी जिंदगी शापित रहते हैं। वो खुद को एकदम बेबस महसूस कर रहा था। उसे लगने लगा कि वो मी का शाप कभी नहीं तोड़ पाएगा। फिर उसी दिन मिसेज ओ ने अपने बेटे ली को कॉल किया। हॉस्पिटल चेकअप के बाद उन्होंने दुखी होकर बताया कि वो बीमार है। फिर ली उन्हें सियोल लेकर आ गया। कई सारी कीमोथेरेपी सेशन के बाद मिसेज ओ वीक पहनने लगी। ली उन्हें चीयर करने के लिए छिपकर बियर लाता। उसने वादा किया कि वो बहुत सारे पैसे कमाएगा और उन्हें दुनिया घुमाएगा। लेकिन मिसेज ओ जानती थी कि उनके पास समय बहुत कम है। फिर उन्होंने शांति से ली को अपनी आखिरी इच्छा बताई कि उनके फ्यूनरल पर एक कलरफुल डेकोरेट बियर रखी जाए ताकि वो अपने हस्बैंड से रोमांटिक तरीके से मिल सके। उन्होंने घर और शॉप बेचने का भी सोच लिया था ताकि वो अपने बेटे पर बोझ न बने। लेकिन ली ने ठान लिया था कि वो घर नहीं बेचेगा क्योंकि उसमें उसकी माँ की यादें बसी है। फिर कुछ समय बाद उसे पता चला कि सालों पहले उसकी माँ ने मी का घर खरीद लिया था। उसने हॉस्पिटल में अपनी माँ का धन्यवाद किया। उसे लग रहा था कि उसकी माँ ने मी की मदद की होगी। लेकिन मिसेज ओ ने उसे एक सीक्रेट बताया। गाँव से मी को भगाने वालों में वो खुद भी शामिल थी। मिसेज ओ ने बताया कि एक दिन ली का कमरा साफ करते समय उसने ली के कमरे में मी की फोटोज देखी थी। वो फोटो देखकर वो डर गई थी कि उनका बेटा मी से प्यार न कर बैठे जिससे उसे चोट पहुंच सकती है। रूमर्स पर यकीन करके उन्होंने गलती की। फिर सभी औरतें मी के घर पहुंची। उन्होंने मी को बहुत बुरा भला कहा। तब बेचारी मी ने सभी औरतों से पोलाइटली माफी मांगी और वादा किया कि वो गाँव से चली जाएगी। तब मिसेज ओ को शांति मिली। फिर वो सभी औरतें मी को कोसते हुए चली गई। जाने से पहले मिसेज ओ ने बेबस खड़ी मी को पलट कर देखा। तब उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई। उस रात मी से आखिरी बस छूट गई थी और बस स्टॉप पर वो अकेले बैठी थी। तब मिसेज ओ को उसके लिए बुरा लग रहा था, इसीलिए उन्होंने मी को कार से बस स्टॉप छोड़ने का ऑफर दिया। मी उन्हें थैंक यू कहती है। अब मी के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। तब उसकी फाइनेंशियली मदद करने के लिए मिसेज ओ ने उसका घर खरीद लिया। प्रेजेंट टाइम में मिसेज ओ मी से मिलकर माफी मांगना चाहती थी, लेकिन उन्हें कभी मौका नहीं मिला और ना ही वो कभी हिम्मत जुटा पाई। उन्हें याद था कि ली ने कभी भी मी को विच नहीं माना, इसीलिए उन्होंने ली से कहा कि अगर वो कभी मी से मिले तो उनकी तरफ से मी से माफी मांगे। अब ली को फोटोग्राफी का शौक था, लेकिन उसे पता चला कि उसकी अपनी माँ के साथ कोई भी ढंग की फोटो नहीं है। उनकी आखिरी फोटो उसकी हाई स्कूल की ग्रेजुएशन की थी, जहाँ वो मिंक कोट पहने खड़ी थी, जिसे ली पसंद नहीं करता था। फिर उसने अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी की और फ्यूनरल में कलरफुल बियर सजाया। उनकी चीजें समेटते समय उसे अपनी पुरानी रिपोर्ट मिली, जिसे उसने मी के घर पर फेंक दिया था। तब मिसेज ओ ने उन्हें चुपचाप उठा लिया था। उन्हें ना तो रिपोर्ट के फॉर्मूला समझ में आए थे और ना ही स्टैटिस्टिक, लेकिन वो बार बार उस रिपोर्ट को पढ़ती रहती थी। तब अपने आखिरी समय पर उन्होंने माना कि मी निर्दोष है। अब कम से कम उसकी माँ ने मान लिया था कि मी विच नहीं है। इस बात से ली को नई उम्मीद मिली कि कम से कम उसकी रिपोर्ट पर एक इंसान ने तो भरोसा किया। अब ली ने ठान लिया था कि वो मी की बेगुनाही साबित करेगा। फिर कुछ दिनों बाद उसने सैन फ्रांसिस्को पुलिस का क्राइम मैप स्टडी किया, जो टाइम, लोकेशन और सीरियसनेस ट्रैक करता था। उसी से पुलिस ने पेट्रोल एरिया बदले और क्राइम रेट कम हो गया। ली ने सोचा कि वो भी एक ऐसा मैप इंसिडेंट और विच रूमर के लिए बनाएगा। अगर वो पैटर्न समझ ले तो भविष्य में होने वाले इंसिडेंट प्रेडिक्ट कर सकता है और उनसे बच भी सकता है। अब मी के पीछे का रहस्य जानने के लिए ली ने अपना हाई पेइंग जॉब छोड़ दिया और कसिनो प्रोजेक्ट भी छोड़ दिया। इस तरफ मी अकेले एक छोटे से रेंटल
रूम में 2 स्ट्रो डॉल के साथ रहती थी। वो दिन भर अंदर ही रहती थी। शुक्र है कि उसकी फ्रेंड इंसुल ने उसे ट्रांसलेटर की जॉब दिला दी थी। मी ने भी अपनी फ्रेंड को कभी निराश नहीं किया और वो हमेशा अपना काम टाइम से पहले सबमिट करती थी। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी लेकिन पीसफुल थी। दूसरी तरफ ली ने तय किया कि वो मी के ठीक सामने वाली बिल्डिंग में एक रूम किराए पर लेगा। जो रूम मी के रूम के ठीक सामने था, उसे रूम का लेआउट मायने नहीं रखता था, उसे बस वही रूम चाहिए था, लेकिन वो पहले से किराए पर दे दिया गया था। तब ली ने एजेंट को रिश्वत दी ताकि वो टेनेंट से बात करे और उसे रूम बदलने के लिए मना सके, लेकिन टेनेंट ने साफ मना कर दिया। लेकिन ली ने हार नहीं मानी। उसने नीचे वाला रूम किराए पर ले लिया और बार बार उस टेनेंट के स्टोर पर जाने लगा। वो उसकी मदद करता, उसे छोटे छोटे तोहफे देता, यहाँ तक कि मूविंग के लिए भी गिफ्ट दिया। आखिरकार ली ने 3 महीने का रेंट और मूविंग खर्च देने की बात करके टेनेंट को मना लिया। अब ली को वो रूम मिल गया था जो मी के ठीक सामने था। इसके बाद ली ने सामने वाली बिल्डिंग में चुपके से घुसकर मेल बॉक्स देखकर कंफर्म किया कि मी किस रूम में रहती है, लेकिन तभी उसे इंसुल ने देख लिया। उसे ली की हरकतें थोड़ी अजीब लगी, इसीलिए उसने ली से पूछा कि वो किसे ढूंढ रहा है। तब ली ने झूठ बोल दिया कि वो 3rd फ्लोर पर जा रहा है, लेकिन 3rd फ्लोर पर तो बिकनी वैक्सीन का सलून था। तब इंसुल उसे शक भरी नजरों से देख रही थी, इसीलिए ली को मजबूरी में सलून में जाना पड़ा। फिर इंसुल मी से मिली और दोनों ने मिलकर डिनर किया। उस समय मी एक्साइटमेंट में ऑस्ट्रिया के एक छोटे से टाउन के बारे में बताने लगी जो उसने ट्रांसलेशन करते समय पढ़ा था। उसका सपना था कि एक दिन वो भी नॉर्मल लोगों की तरह सड़क पर आजादी से घूम सके। वही कुछ समय बाद ली को डिटेक्टिव का कॉल आया। उसे पता चला था कि जिस सस्पेक्ट ने उसकी कार तोड़ी थी वो जेम्स नाम का आदमी है। जेम्स एक छोटी सी पेपर कप फैक्ट्री का मालिक था। उसका एक लोन अप्रूव हुआ था, लेकिन बाद में बैंक की पॉलिसी बदल गई और उसे लोन नहीं मिला। इसी वजह से उसका बिजनेस बर्बाद हो गया और वो भी बैंक करप्ट हो गया। बाद में उसे पता चला कि जिस लोन सिस्टम ने उसका लोन रोका था, उस सिस्टम को ली की कंपनी ने डेवलप किया था, इसीलिए उसने ली से बदला लेने का सोचा। बाद में पुलिस स्टेशन से निकलने से पहले ली ने पूछा कि स्ट्रीट लाइट रिपेयर का काम किस डिपार्टमेंट के पास होता है, क्योंकि जिस रात वो मी के पीछे उसके घर तक गया था, उसने गली की शुरुआत में एक लाइट को ब्लिंक करते हुए देखा था। फिर जब ली घर पहुंचा तो अचानक उस पर किसी ने हमला कर दिया। हमला करने वाला जेम्स ही था, वही सस्पेक्ट जिसे पुलिस ढूंढ रही थी। तब ली ने कोई भी फाइट बैक नहीं किया, यहाँ तक कि उसने स्टोर वाले को पुलिस को कॉल करने से भी मना कर दिया। जेम्स ने ली को ब्लेम किया कि ली की वजह से उसकी फैक्ट्री बर्बाद हो गई और उसके वर्कर बेघर हो गए। जब जेम्स शांत हुआ तो ली उसे खाना खिलाने ले गया। उसने समझाया कि उसका काम बस डेटा कैलकुलेट करना था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इससे किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। जेम्स को पता था कि सारी गलती ली की नहीं थी, लेकिन जब भी उसे अपनी वाइफ और बच्चों से जुदा होने की बात याद आती तो उसके मन में बुरे ख्याल आते। वो बस ली से नफरत करने की वजह से जिंदा था। जेम्स की मदद करने के लिए ली ने चेयरमैन से कहा कि वो उसे जॉब दे दे। अब इस जमाने में जहाँ लोग बस अपने बारे में सोचते हैं, ली का दूसरों को बचाने का जज्बा चेयरमैन को बहुत पसंद आया। इसी बीच दूसरी तरफ किम को रिपोर्ट मिली कि एक लड़की के घर में कोई घुसा था, लेकिन कोई भी फोर्सफुल एंट्री के निशान नहीं थे। इसका मतलब हमलावर उस लड़की का कोई जान पहचान वाला ही होगा। किम ने उस औरत को सलाह दी कि वो प्रोटेक्शन ऑर्डर ले और स्मार्ट वॉच पहने। जब भी उसे खतरा महसूस हो तो वो स्मार्ट वॉच की बटन दबा दे, तब तुरंत ही अपॉइंट ऑफिसर उसके पास पहुंच जाएगा। विक्टिम को सेफली उसके पेरेंट्स के घर छोड़ने के बाद किम स्टेशन लौटा और वहाँ ली से मिला। फिर दोनों ने साथ में डिनर प्लान किया, लेकिन तभी किम को अर्जेंट कॉल आ गई। किम तुरंत विक्टिम के घर पहुंचा, लेकिन देर हो चुकी थी। उस लड़की का बहुत खून बह चुका था और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तब किम को बहुत गिल्ट हुआ कि वो उसे बचा नहीं सका। वही इस तरफ रात में मी बाहर निकली और उसने देखा कि लाइट फिक्स हो चुके थे। वो हमेशा की तरह गली में गई और स्ट्रीट कैट को खाना खिलाया। तब उसने खुद से कहा कि वो सच में एक विच जैसी है। तब ली पास ही में छुपा था और उसकी बातें सुन रहा था। तब उसने ठान लिया कि वो उसका शाप तोड़ कर रहेगा। अगले दिन ली अपने होम टाउन लौटा। उसने एक पुराने दोस्त को ढूंढा और कहा कि बाकियों को भी इकट्ठा करे, उसे कुछ जरूरी बात करनी है। फिर वो विलेज चीफ से मिला और अपने पुराने घर की चाबी ली। चीफ ने सुझाव दिया कि अगर वो बार बार गाँव नहीं आ सकता तो घर बेच दे, क्योंकि हाल ही में मी के घर वाले इलाके को रिजॉर्ट में बदल दिया जा रहा है, जिससे प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ गई थी। ली ने चीफ से पूछा कि क्या हाल ही में कोई अजीब घटना हुई थी। चीफ ने कहा कि मी के जाने के बाद कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुए। लॉन्ड्री शॉप वाले के बेटे पर जंगली सुअर ने हमला किया था, वही आखिरी हादसा था। फिर उस रात ली ने उस विक्टिम से मुलाकात की। उस लड़के ने बताया कि मी के पिता के मरने के बाद उसे मी के लिए बुरा लग रहा था, इसीलिए वो मी के लिए ब्रेड लेकर गया था, लेकिन वो बहुत शर्मीला था, इसीलिए कभी कन्फेस नहीं कर पाया। लेकिन करीब 12 मिनट मी के घर के बाहर रुका। फिर जैसे ही बाहर निकला, जंगली सुअर ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया था।
फिर उसी रात ली के दोस्तों की मीटिंग हुई। उसने सबको वो किताबें दी जो मी ने ट्रांसलेट की थी। सब हैरान थे लेकिन फिर भी उसे विच बोल रहे थे। ली ने उन्हें बताया कि उसने हाल ही में मी को देखा है। वो सांप की वजह से बहुत दुख झेल रही है और उसके लिए जीना भी बहुत मुश्किल है। उसने सब दोस्तों से मदद मांगी कि वो मी के आसपास होने वाले एक्सीडेंट का डेटा इकट्ठा करे। वो इस दुखी लड़की को बचाना चाहता था। सीईओ अब हाई स्कूल टीचर बन चुकी थी, इसीलिए वो आसानी से ली को स्कूल के रिकॉर्ड रूम में ले गई और विक्टिम की फाइल दिखाई। ली ने सारी फाइल की फोटोज ली, फिर जरूरी डेटा ऑर्गेनाइज किया और रात भर में एक चार्ट बना लिया। उसने पाया कि जब मी स्कूल में थी, एक्सीडेंट और मौतें अचानक बढ़ गई थी और ज्यादातर घटनाएं मी के आसपास हुई थी। अब और जानकारी के लिए ली ने उन इंजर्ड स्टूडेंट से मुलाकात की। पहला लड़का वो था जिसने मी की रस्सी काटी थी, फिर मैन होल में गिर गया था। वो मी को पसंद करता था लेकिन कभी कन्फेस नहीं किया। दूसरा लड़का वो था जिसने उसे कैंडी दी थी और फिर उसका कार से एक्सीडेंट हो गया था। वो भी करीब 10 मिनट मी के साथ था और उसे पसंद करता था। ली ने बाकियों से भी मुलाकात की और पाया कि सारे एक्सीडेंट मी के 10 मीटर की दूरी में हुए थे। डेटा एनालाइज करने के बाद उसे एक पैटर्न दिखा। उसने कुछ हाइप्नोसिस मतलब रूल बनाए। पहला, अगर कोई उसके साथ एक जगह हो तो खतरा है। दूसरा, अगर कोई उससे बात करे तो खतरा है। तीसरा, अगर कोई उससे जान पहचान बढ़ाए तो खतरा है। चौथा, अगर कोई उससे फीलिंग कन्फेस करे तो खतरा है। और पांचवा, अगर कोई ये सब नियम तोड़े तो मौत तय है। लेकिन इन रूल की कंडीशन ये थी कि उस इंसान को मी के लिए फीलिंग होनी चाहिए। फिर उसी रात सीईओ उससे मिलने आई। ली की फाइंडिंग देखकर वो शॉक हो गई। उसने गिल्ट के साथ बताया कि वो मी से जलती थी, इसीलिए उसने मी के बीच होने वाली अफवाह फैलाई थी क्योंकि उसका क्रश मी को पसंद करता था। उसने ली से कहा कि वो मी से उसकी तरफ से माफी मांगे, लेकिन ली ने कहा कि ये उसे खुद करना चाहिए। सीईओ ने बताया कि मी को कोरिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था और वो डायरेक्ट अपने उस सीनियर की जूनियर बन गई थी जिसे वो पसंद करती थी। उसने ली को सलाह दी कि वो उसके कॉलेज लाइफ के बारे में पता करे। तब अगली सुबह ही ली सियोल पहुंच गया और उस सीनियर से मिला, लेकिन उसे कुछ खास जानकारी नहीं मिली। बस इतना पता चला कि मी ने एडमिशन के तुरंत बाद ड्रॉप आउट ले लिया था। फिर ली एक मूवी टिकट चेकर से मिला जिसने कभी मी को प्रपोज किया था। उस आदमी ने बताया कि मी अक्सर देर रात मूवी देखने आती थी। मी की खूबसूरती से अट्रैक्ट होकर उसने मी को प्रपोज कर दिया, लेकिन बाद में उसका भी एक्सीडेंट हो गया। तब ली को काफी हैरानी हुई कि वो मरा क्यों नहीं, लेकिन फिर ली ने उसका नेम टैग देखा। तब उसे समझ में आया कि मी को उसका असली नाम पता ही नहीं था। तब घर लौटकर ली ने तीसरा हाइप्नोसिस मतलब रूल बदल दिया कि अगर मी को तुम्हारा नाम पता है तो खतरा है। फिर उसने मी के घर तक की दूरी नापी जो लगभग 10 मीटर की थी, लेकिन तभी टेप खराब हो गया और वापस नहीं आया। जब मी ने खिड़की खोली तो ली ने जल्दी से टेप को हाथ से खींचना शुरू किया। फिर मी बालकनी पर आई और स्नोफॉल को एंजॉय करने लगी। फिर मी बालकनी के नजदीक आई, तभी अचानक ली ने आवाज सुनी। वो टेप खुद ब खुद वापस रोल होने लगा जिससे ली के हाथ में चोट लग गई। अब ली को यकीन हो गया था कि उसके 10 मीटर के रेडियस में रहना खतरनाक है। अब और डेटा इकट्ठा करने के लिए ली मी की एक लौती दोस्त इंसुल से मिलने गया। तब उसने तुरंत ही ली को पहचान लिया कि ये वही आदमी है जो उस दिन अजीब हरकतें कर रहा था। उसे लगा कि ली मी को स्टॉक कर रहा है। तब ली ने तुरंत ही उसे अपना इन्वेस्टिगेशन डेटा दिखाया और कहा कि वो मी की जिंदगी नॉर्मल करना चाहता है। इंसुल ने जब ली की एनालिसिस को डिटेल में देखा तब उसे धीरे धीरे ली पर भरोसा हुआ। तब उसने ली को मी का पास बताना शुरू किया। उसने बताया कि उसने पहली बार मी को स्टूडेंट काउंसिलिंग हायरिंग में देखा था। वो हमेशा ब्लैक कपड़े पहनती थी और सबसे अलग कोने में बैठती थी, लेकिन फिर भी कई लड़के उसे नोटिस करते थे। एक बार हॉलवे में उसकी मुलाकात उसके सीनियर से हुई। उसे देखते ही सीनियर घबरा गया और जानबूझकर पीछे हट गया। तब उसकी गर्लफ्रेंड ने सोचा कि शायद दोनों कभी कपल रहे होंगे और गुस्से में वहां से चली गई। बाद में एक लड़का मी के पास आया और उसे मूवी चलने के लिए पूछा। मी ने उसे तुरंत ही मना कर दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर उसने सीढ़ियों पर मी को प्रपोज करने की कोशिश की, लेकिन तभी वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया और विच का शाप फिर से साबित हुआ। वही इस तरफ सीनियर की गर्लफ्रेंड अब भी गुस्से में थी, इसीलिए उसने सीनियर को मजबूर किया कि वो पब्लिकली बता दे कि जो भी मी को पसंद करेगा या उसे डेट करेगा उसके साथ कुछ बुरा होगा या वो मर भी सकता है। फिर इसी तरह विच वाली अफवाह पूरी यूनिवर्सिटी में भी फैल गई। साले कमीने सीनियर ने ये बात ली को नहीं बताई थी। खैर फाइनल एग्जाम के बाद मी ने अपना पेपर जल्दी से खत्म कर लिया और जाने लगी, लेकिन तभी प्रोफेसर ने उसे गाइडेंस देने के बहाने रोका और उसके पेपर पर आई लव यू लिख दिया। तब मी हैरान
होकर भाग गई। उसे डर था कि कहीं प्रोफेसर को कुछ हो ना जाए, इसीलिए उसने पहले ही एम्बुलेंस को कॉल कर दी, लेकिन डॉक्टर ने प्रैंक समझकर उसके कॉल को इग्नोर कर दिया। तभी बाहर उसे इंसुल मिली और उसे डिनर के लिए इनवाइट किया। तभी इंसुल ने देखा कि प्रोफेसर खिड़की पर बैठा मी को देख रहा था। तभी अचानक वो प्रोफेसर खिड़की से नीचे गिर गया। अब इस हादसे ने लोगों के बीच में ये अफवाह पक्की कर दी कि मी सच में एक विच है। ये सब सुन सुनकर मी और बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए उसने कॉलेज भी छोड़ दिया। फिर इंसुल ने बहुत दिनों तक उसे ढूंढा। आखिरकार मी उसे एक रिमोट विलेज में मिली। वो विलेज जल्दी ही डिमोलिश होने वाला था। वहाँ का माहौल अजीब और डरावना था, लेकिन मी को वहाँ अजीब सी शांति महसूस होती थी। उसे मी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। इंसुल ने पूछा कि उसने कॉलेज क्यों छोड़ दिया। तब मी ने उसे बीच में टोक दिया और कहा कि उसे सिंपैथी की जरूरत नहीं। तब इंसुल ने समझाया कि ये सिंपैथी नहीं है, बस वो मी की केयर करती है। अब उसकी वजह से मी परेशान न हो, इसीलिए इंसुल उसे अपना नंबर देकर वहां से चली गई। फिर कुछ महीनों बाद मी ने इंसुल को कॉल किया। मी ने बताया कि उसके घर में चोरी हो गई। जब इंसुल वहां पहुंची तो उसका घर पूरी तरह तबाह हो गया था। तब इंसुल ने उसे डांटते हुए कहा कि वो इतनी खतरनाक जगह पर क्यों रहती है। तब मी ने जवाब दिया कि अकेले रहने का बस यही एक तरीका है। तब इंसुल को उस पर दया आ गई। उसने सोचा कि वो मीन की बहन की तरह प्रोटेक्शन करेगी। फिर अगले ही दिन दोनों ने मिलकर एक ऐसा घर रेंट पर लिया जिसके साथ एक यार्ड भी था। जब इंसुल लैंडलॉर्ड से बार्गेनिंग कर रही थी तब मी कई दिनों बाद पहली बार मुस्कुराई। फिर धीरे धीरे दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गई। इसके बाद ली और इंसुल ने प्रोफेसर और मी के बीच हुए इंसिडेंट के समय की डिस्टेंस नापी। उस समय दोनों करीब 10 मीटर दूर थे। उन्होंने बात की थी, प्रपोजल हुआ और दोनों एक दूसरे को पहचानते भी थे। ये सब ली के रूल के साथ परफेक्टली मैच करता था। इंसुल ने फिर 2 लड़कों को इंट्रोड्यूस किया जिनके साथ मी के पास रहने से एक्सीडेंट हुए थे। दोनों भी उसी जगह थे जहाँ मी भी थी और लगभग 10 मिनट बाद एक्सीडेंट हो गए। तब ली ने कंफर्म किया कि उसके लॉ सही है। अब किसी भी विक्टिम से डिटेल बताने में कोई गलती ना हुई हो, ये जानने के लिए ली ने खुद रूल को टेस्ट करने का फैसला किया। फिर उसने ऑब्जर्व किया कि मी अक्सर दोपहर में ट्रांसलेशन का जॉब करती है, फिर ब्रेक में कॉफी पीती और बालकनी में खाने में इंस्टेंट नूडल खाती। वो रात में 2:30 बजे तक काम करती, फिर बाहर जाकर स्ट्रीट कैट को खाना खिलाती। महीने में एक बार वो रैंडम बस पकड़ती और लास्ट स्टॉप तक जाकर वापस आ जाती। हमेशा हर ट्यूसडे को सुपरमार्केट का डिलीवरी मैन उसका सामान लेकर आता। तब ली ने उसी सुपरमार्केट में पार्ट टाइम जॉब ले लिया और ट्यूसडे के दिन बाइक शॉप से सेफ्टी गियर भी खरीदा। फिर एक ट्यूसडे को वो एक्साइटेड होकर मी के घर गया। जैसे ही उसने डोरबेल दबाई वैसे ही उसने अपनी स्मार्ट वॉच में टाइमर शुरू कर दिया। मी ने दरवाजा खोला तो ली का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब टाइम डिले करने के लिए उसने खुद बॉक्स उठाकर दरवाजे तक पहुंचाए। फिर सभी आइटम एक एक करके गिनने लगा। फिर मी से रिसिप्ट पर साइन लिया। मी ने लंबे समय बाद किसी स्ट्रेंजर से बात की थी। जाते समय उसने ली को थैंक्स कहा। ली ने नीचे आकर टाइमर चेक किया। 10 मिनट से कम हुए थे और कुछ भी नहीं हुआ। फिर अगले कुछ दिनों तक वो बार बार मी के पास गया, लेकिन हमेशा 10 मिनट से पहले ही निकल जाता और कुछ नहीं होता। फिर एक दिन उसने डिसाइड किया कि इस बार वो 10 मिनट से ज्यादा रुकेगा। फिर जैसे ही वो नीचे उतर रहा था उसका पैर फिसल गया और सीढ़ियों से नीचे गिरकर उसका एंकल ट्विस्ट हो गया। घर जाकर उसने रूल को एडजस्ट किया, जैसे अगर कोई मी के 10 मीटर के रेडियस में 10 मिनट से ज्यादा रुके तो खतरा है और 10 मिनट से कम रहे तो सेफ है। अब ली हर ट्यूसडे उसका रेगुलर डिलीवरी मैन बन गया। अब धीरे धीरे मी उससे बातें करने लगी। एक बार उसने कार्ड से पेमेंट करनी चाहिए, लेकिन ली कार्ड रीडर लाना भूल गया था। तब मी अंदर कैश लेने गई। तब 10 मिनट पूरे होने वाले थे। ली टेंशन में था, लेकिन मी पैसे टाइम पर लेकर आ गई। तब ली तुरंत ही नीचे चला गया, लेकिन बाहर रोड पर जाते ही एक बाइक वाला उसे टक्कर मारते मारते बचा और तभी अचानक एक साइन बोर्ड उस पर गिर गया और उसके रिस्ट में चोट लग गई। तब उसे शक हुआ कि शायद मी से बात करने की भी एक लिमिट है। फिर एक ट्यूसडे मी एक ड्रिंक लेकर आई, लेकिन उसने देखा कि डिलीवरी मैन बदल गया है। तब वो निराश होकर सामान लेकर अंदर चली गई और खुद सामान चेक करने लगी। इस तरफ अपनी सेफ्टी के लिए ली ने मजबूत आर्मर और हेलमेट खरीदा। पूरी तरह गियर पहनकर वो फिर से मी के पास गया। उसे देखकर मी मुस्कुराई और खुशी से सामान चेक किया। इस बार ली ने दोनों के बीच बातचीत केयरफुली गिनी। जाने से पहले उन्होंने 9 बार बातें की। मी ने उसके हाथ पर लगी चोट देखी और पूछा कि क्या उसे वो चोट यहाँ आने के बाद लगी थी। तब ली ने झूठ बोल दिया कि उसे एक्सरसाइज करते समय चोट लगी। ये सुनकर मी को राहत मिली, लेकिन मी का शांत चेहरा देखकर ली भूल गया कि उनके बीच कितनी बातचीत हुई थी। फिर जैसे ही वो बाहर निकला उसकी मोटरसाइकिल फिर से फिसल गई और वो गिर गया। अब उसे पक्का यकीन हो गया कि अगर 10 मीटर के अंदर मी से 10 बार से ज्यादा बात हुई तो उससे दूर जाने पर भी एक्सीडेंट होना तय है। फिर हॉस्पिटल में इंसुल उससे मिलने आई और उसे समझाने की कोशिश की कि उसे एक्सपेरिमेंट रोक देना चाहिए, क्योंकि अगर मी को उसका नाम पता चल गया तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती
सकती है, लेकिन अब ली मी को पसंद करने लगा था और उसके लिए कोई भी रिस्क लेने तैयार था। 1 महीने बाद ली की चोटें ठीक हो गई। उस दिन मी का बस ट्रिप डे था। ली दूर से उसका पीछा करते हुए सेम बस में चढ़ गया और करीब 11 मीटर की दूरी पर आखिरी रो में बैठ गया। ली को ये ट्रिप बहुत अच्छी लग रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि ट्रैफिक जाम हो जाए ताकि ये पल लंबा चल सके, लेकिन वापसी पर मी ने अपनी सीट एक बूढ़ी औरत को दे दी। अब उनका डिस्टेंस कम होकर 5 मीटर हो गया, लेकिन उससे भी बुरा हुआ क्योंकि तभी बस ट्रैफिक जाम में एक ब्रिज पर फंस गई। तब ली ने टाइमर देखा। अब ली परेशान होने लगा। तभी अचानक आसमान में अजीब सी बिजली चमकी। ली ने देखा कि पास ही में एक ट्रक में तेज स्टील पाइप रखे हैं। तब खतरे को समझकर ली बस की खिड़की से बाहर कूद गया, लेकिन ठीक उसी समय पर मी ने खिड़की खोली और उसका नाम लिया। मतलब मी उसे पहचान गई थी। अब हालात ऐसे थे कि ली 10 मीटर के अंदर था और 10 मिनट से ज्यादा टाइम हो गए और मी को उसका नाम भी पता चल गया। तब ली को याद आया कि हान रिवर में कभी भी विंटर में बिजली नहीं गिरी। तब ली मी को देखकर मुस्कुराया, फिर पुल से नदी में जंप लगा दी। फिर हमें यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल हाई स्कूल में ली अक्सर मी को बिना वजह देखता रहता था, लेकिन धीरे धीरे मी ने भी उसे नोटिस करना शुरू कर दिया था। उसे ली के यूनिफॉर्म टैग से उसका नाम भी पता चल गया था। ग्रेजुएशन के दिन जो लड़का उसके घर के सामने से भागा था, उसे पता था कि वो ली ही है। बाद में एलुमनी बुक में उसने ली की फोटो भी देखी थी। फिर मी ने उसे सीधा आज पुल से जंप करते हुए देखा, लेकिन लकीली एम्बुलेंस समय पर पहुंच गई और ली को हॉस्पिटल ले जाया गया। मी को लगा कि ली ने ये सब उसी के लिए किया है। फिर वो बेचैन होकर न्यूज सर्च करती है। फिर जब उसे पता चला कि ली खतरे से बाहर है, तब जाकर उसे राहत मिली। इस तरफ उनसिल हॉस्पिटल आई और गुस्से में ली को रुकने कहा, लेकिन उसकी बातों का ली पर कुछ असर नहीं हुआ। उल्टा उसने उनसिल से कहा कि उसे एक और रूल कंफर्म करना है कि अगर मी किसी लड़के से प्यार करती है तब उस लड़के के साथ क्या होगा। इसीलिए अगले दिन उनसिल मी को एक ट्रिप पर लेकर गई। उसने ली को कॉल किया और मोबाइल साइड में रख दिया। फिर उसने मी से पूछा कि क्या उसने कभी किसी को पसंद किया था। तब मी ने कुछ देर सोचा और अपने पहले प्यार को याद किया। वो लड़का उसका सीनियर था। उसे मी बचपन से जानती थी। वो हर हफ्ते उसे देखने के लिए चर्च जाती थी। फिर एक दिन उसने सीनियर को फार्मेसी में एपिलेप्सी की दवा खरीदते हुए देखा। तब सीनियर घबरा गया कि मी उसकी बीमारी के बारे में सबको बता देगी। तब से ही उसने मी को इग्नोर करना शुरू कर दिया। फिर सीनियर ने जब ग्रेजुएशन किया तब उसने मी को अपनी स्टडी नोट दी, लेकिन उसी समय उसे हॉर्नेट ने काट लिया। मी को उसकी फिक्र हुई और उसने सीनियर के लिए एपिलेप्सी की दवाई खरीदी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो दवा उसे दे सके। तब कई साल बाद जब मी कोरिया यूनिवर्सिटी गई तब वही सीनियर उसे कांग्रेचुलेट करने आया, लेकिन सीनियर को स्टडी नोट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। तब उसी पल से मी ने अपनी फीलिंग उसके लिए छोड़ दी। उन दोनों की बातें सुनते समय ली ने नोटिस किया कि सीनियर ने सारे कंडीशन पूरे किए थे, फिर भी वो खतरे से बाहर था। इसीलिए जल्दी ही ली ने वो स्टडी नोट ढूंढ निकाले जिन्हें मी ने फेंक दिए थे। फिर अगले दिन ली ने सीनियर से मुलाकात की और पूछा कि उसने झूठ क्यों बोला था। तब उस सीनियर ने मान लिया कि उस साल मी को नोट्स देते समय उसे एपिलेप्सी का अटैक आया था, जिससे वो बेहोश हो गया। वो मी का शुक्रगुजार था कि उसने किसी को भी उसकी बीमारी के बारे में नहीं बताया, जिससे सब उसे विष समझने लगे, लेकिन उसने कभी भी मी को ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। तब ली को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उस कमीने सीनियर ने अपनी बीमारी छुपाने के लिए मी की बलि दी, और इतना ही नहीं बल्कि कॉलेज में उसने ही मी के विष होने की अफवाह फैलाई थी। फिर ली ने वो स्टडी नोट निकाले जिसके आखिरी पेज पर सीनियर ने मी को प्रपोज किया था। उस कमीने और सेल्फिश आदमी ने सारे लॉ तोड़े थे, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल ठीक है। जबकि ली जो मी से सच्चा प्यार करता है, उसने मी से बस 10 बार से ज्यादा बात की तो उसकी जान पर बनाई थी, जिसे सोचकर ली को बहुत बुरा लग रहा था। वैसे ये चीज असली जिंदगी में भी होती है। लड़का जिस लड़की से सच्चा प्यार करता है, जिसकी केयर करता है, लड़कियां हमेशा उस लड़के को ही चोट पहुंचाती है, उसे दुख देती है, उसे धोखा देती है, और जो लड़के लड़कियों को धोखा देते हैं उन्हें तकलीफ देते हैं, लड़कियां उन्हीं लड़कों के पीछे पागल होती है। क्यों ये सच है ना? कमेंट करके जरूर बताएं। खैर घर लौट कर ली ने वॉल पर स्टॉकर लिखा और अपनी फोटो लगा दी। अब उसे समझ में आया कि असली रूल मी का दिल है। बस वही आदमी शाप से बच सकता है जिसे मी प्यार करती हो। अब ली ने ठान लिया कि वो अपनी सारी बाजी इसी रूल पर लगाएगा ताकि मी भी उससे प्यार करने लगे। फिर अगले कुछ दिनों तक ली ने पागलों की तरह वर्कआउट किया, और जब सब तैयार हो गया तब उसने इंसुल और किम को मैसेज करके अपना फोन वही छोड़ दिया और सीधा मी के घर चला गया। उसने डोरबेल बजाई और डिलीवरी मैन बनने का नाटक किया ताकि मी दरवाजा खोल
खोल दे। फिर ली ने उसे हाल ही में किए गए अपने एफर्ट्स के बारे में बताना शुरू किया। मी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ली ने उसे भरोसा दिलाया कि ये उसकी गलती नहीं है। उसने कहा कि वो ये बातें उसे बहुत पहले कहना चाहता था। उसने उनके होम टाउन से लाया गया गिफ्ट जमीन पर रख दिया और कहा कि अब वो जो चाहे कर सकती है। इतना ही नहीं, ली ने इस बार रूल भी तोड़ दिए और 10 बार से ज्यादा बातें की। फिर कुछ देर बाद ली रोड पर जा रहा था। उसने पूरा ध्यान रखा कि कहीं उसके साथ कोई हादसा ना हो जाए, लेकिन तभी अचानक एक ट्रक उसकी तरफ तेजी से आने लगा और ये सीन यहीं पर कट हो गया। इस तरफ मी ने वो गिफ्ट खोला। उसके अंदर एक पेन ड्राइव थी। उसमें मी के होम टाउन की फोटो थी। उसका पुराना घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो याद करती थी। उस ड्राइव में एक वीडियो भी था जिसमें सीओ उससे माफी मांग रही थी। उसने एक्सेप्ट किया कि बचपन में वो मी से जलती थी, इसीलिए उसने अफवाह फैलाई कि मी एक वीच है और इसी वजह से उसे सबने अलग कर दिया और उसे अपना घर भी छोड़ना पड़ा। मी इस माफी के लिए बहुत समय से इंतजार कर रही थी और अब जाकर उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। वही दूसरी तरफ पुलिस को वांटेड क्रिमिनल के बारे में एक लीड मिली। जब किम उसे पकड़ने गया तो उसने भागने की कोशिश की। एक पुलिस वाला उसे रोकते समय शीशे से घायल हो गया, लेकिन किम समय पर पहुंच गया। तब कातिल ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि उस विक्टिम ने शायद पुलिस ऑफिसर को सेड्यूस किया होगा। तब गुस्से में किम ने उसे बहुत पीटा। आखिरकार क्रिमिनल पकड़ा गया, लेकिन किम पर कातिल को बुरी तरह मारने के लिए सस्पेंशन लगा दिया गया। फिर वो हॉस्पिटल गया और विक्टिम की मदर को बताया कि क्रिमिनल पकड़ा गया है। फिर 2 हफ्तों बाद एक फीमेल ऑफिसर उससे मिलने आई। वो उसके ट्रांसफर के बारे में बात करने आई थी। फिर उसने चुपके से किम को एक ड्रिंक दी और धीरे से कहा कि वो उसे पसंद करती है। इस बीच उनसी ली से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, तो वो पुलिस स्टेशन में किम से मदद मांगने आई। तब किम को याद आया कि उसे ली का आखिरी मैसेज उस दिन आया था जब उसने क्रिमिनल को पकड़ा था। तब उसने कॉल बैक किया था, लेकिन किसी ने आंसर नहीं किया। यूनसिल से बात करने पर उसे एहसास हुआ कि ली गायब है। तब किम ने ली के पुराने बॉस को ट्रैक किया और उसका पता निकाला। फिर वो एजेंट, स्टोर वाला, सुपरमार्केट ओनर और चेयरमैन तक से बात की ताकि ली के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकाल सके। फिर ली के अपार्टमेंट में उसे बुक शेल्फ पर एक क्लू मिला। वो सभी किताबें मी ने ट्रांसलेट की थी। वहाँ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री भी थी जिसे उनसिल ने प्रोड्यूस किया था। तब हैरान होकर किम ने उनसिल से पूछा कि वो ली को कैसे जानती है। तब उनसिल ने किम से पूछा कि क्या वो मानता है कि दुनिया में विच एग्जिस्ट करती है। तब किम को ली का छोड़ा हुआ मैसेज याद आया। उसे समझ में आया कि ली मी के पास गया होगा। फिर दोनों जल्दी जल्दी ली के घर पहुंचे और उसके कंप्यूटर में क्लू ढूंढने लगे। किम ने एक वेबसाइट खोली जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड लगता है। तब उसने खिड़की के कांच पर लिखी लाइन को देखा। फिर उस लाइन को यूजर नेम के तौर पर टाइप किया। फिर काफी देर सोचने के बाद उसे याद आया कि कॉलेज में ली विचेस के शॉप पर रिसर्च कर रहा था। तब किम ने ली का स्टूडेंट आईडी पासवर्ड के लिए टाइप किया। वो पासवर्ड काम कर गया। वेबसाइट के अंदर डॉक्यूमेंट में ली के सभी रिस्क वाले टेस्ट रिजल्ट थे। अलमारी के अंदर उन्हें 3 टूटे हुए आर्मर मिले। तभी ली का अलार्म बजा। दरअसल ये वही टाइम था जब मी स्ट्रीट कैट को खिलाने बाहर जाती थी। तब किम अकेला मी के पास गया। उसने सेफ डिस्टेंस मापा, फिर टाइमर चालू किया और उससे बात की। 10 बातें पूरी होने पर किम ने कहा कि वो उसकी कहानी और परेशानी को बहुत अच्छे से समझता है कि कैसा लगता है कि जब कोई तुम्हारे करीब आए लेकिन मारा जाए। उसी समय उनसिल को ली के कंप्यूटर में कुछ डॉक्यूमेंट मिले जिसमें किम की इंसिडेंट रिपोर्ट थी। उसमें एक रिसेंट विक्टिम का जिक्र था। इसका मतलब साफ था कि किम भी मी की तरह शापित है। अगर कोई भी औरत उसके करीब आती है या तो वो घायल हो जाती या मर भी सकती है। बाद में उनसिल ने सड़क की दूसरी तरफ से किम का नाम पुकारा। दरअसल इंसुल किम को पसंद करने लगी थी। उस समय दोनों 10 मीटर की दूरी पर खड़े थे। फिर अगले दिन किम उस फीमेल ऑफिसर से मिला जिसने उसे प्रपोज किया था। उस फीमेल ऑफिसर को एक एक्सीडेंट में पैर पर चोट लगी थी। इसका मतलब मी की तरह किम का शाप भी उसके आसपास के लोगों को चोट पहुंचाता है। फिर एक दिन मी ने डोरबेल सुनी और खुश होकर नीचे गई, लेकिन सामने किम खड़ा था। उसने मी को ली की 10 साल पुरानी रिपोर्ट दी जिसमें लिखा था कि विच एग्जिस्ट नहीं करती। यही वो बात थी जो ली हमेशा से मी से कहना चाहता था कि तुम विच नहीं हो। फिर पहली बार मी ली के घर गई तो विंडो से उसने अपना खुद का घर देखा। फिर वो ली के कंप्यूटर पर बैठी और सभी डॉक्यूमेंट पढ़ने लगी। किम ने बताया कि ली को कभी फर्क नहीं पड़ा कि वो विच है या नहीं। उसने सालों तक बस इसीलिए रिसर्च की ताकि वो उससे प्यार करने का तरीका ढूंढ सके, और आखिर में उसने खुद को आखिरी रूल बना दिया। किम ने कहा कि शायद बस मी को ही पता हो कि ली
कहा है। फिर अगले दिन उनसिल पुलिस स्टेशन पहुंची और किम को बताया कि अब मी भी गायब है। ये सुनकर किम को हैरानी नहीं हुई। उनसिल उससे लगातार बात कर रही थी। तब किम ने नोटिस कर लिया कि उनसिल उसे पसंद करने लगी है। तब किम ने उससे सुरक्षित दूरी बना ली। दरअसल किम ने हमेशा से अकेले रहना चुना था, क्योंकि बचपन से ही उसके आसपास अजीब से एक्सीडेंट होते थे। अपना शाप अवॉइड करने के लिए उसने सबसे अलग रहना चुना था। किम ने ली के कंप्यूटर में देखा था कि ली शुरुआत से ही समझ गया था कि किम भी शापित है, इसीलिए वो उसके करीब आया, क्योंकि वो सिर्फ मी को नहीं बल्कि किम को भी बचाना चाहता था। ली को समझ में आ गया था कि उसके पांचों रूल किम पर भी लागू होते हैं, इसीलिए उसकी किम के लिए आखिरी एडवाइस थी कि उसे अब प्यार करना होगा। अब किम को पहला कदम उठाने के लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए थी। वही दूसरी तरफ मी ऑस्ट्रिया पहुंची। ये वही जगह थी जहां वो हमेशा से आना चाहती थी। ली जो उसे सबसे अच्छे से जानता था, उसका पहले से वही इंतजार कर रहा था। इस तरफ किम को ली के गायब होने की इन्वेस्टिगेशन करते समय ही ली के बारे में पता चल गया था। इस तरफ दोनों 10 मिनट से ज्यादा साथ रहे। तब ली ने वो बात कही जो वो हमेशा से कहना चाहता था, मतलब आई लव यू। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और बिजलियां चमकने लगी। तब आखिरी रूल कंफर्म करने के लिए ली उठकर जाने लगा, मतलब मरने के लिए जाने लगा। तब मी ने उसे रोका और बताया कि ट्रिप के दौरान वो बस उसी के बारे में सोच रही थी। उसने ली की सेफ्टी के लिए उसका सारा डेटा स्टडी किया था। तब उसे एक और रूल के बारे में पता चला जो ली को भी नहीं पता था। तब मी ने बताया जितने भी लोगों ने उसे प्रपोज किया था उनके साथ बुरा तभी हुआ जब वो सभी उससे दूर गए, लेकिन जब तक वो लोग मी के साथ थे उनके साथ कुछ नहीं हुआ। तब उसने ली से रिक्वेस्ट करी कि ली उसके पास ही रहे और आखिरकार उसने भी कहा कि आई लव यू टू। तभी अचानक आसमान साफ हो गया। फिर दोनों एक दूसरे को कस के गले लगाते हैं। असली रास्ता मी का दिल ही था जिसने शाप को तोड़ दिया। वही दूसरी तरफ किम और इंसुल अब भी 10 मीटर की दूरी पर खड़े थे। उनसिल एक कदम आगे बढ़ती तो किम पीछे हट जाता। किम को डर था कि ली के ढूंढे हुए रूल शायद उस पर काम ना करे, लेकिन उनसिल को डर नहीं लगता। उसने किम से अपने दिल की बात कही, फिर बस में चढ़ गई। तभी किम को ली का मैसेज आया कि फाइनल रूल ये है कि उसका साथ कभी मत छोड़ना। तब किम ने तुरंत इंसुल को कॉल किया और बस के पीछे दौड़ने लगा। कोई नहीं जानता कि ये सच में आखिरी रूल है या नहीं, लेकिन इतना तो तय है जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और भी अमेजिंग एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।